Hey, hello everybody. So today we are going to start with our second class, that is of chapter number 1, Early Human Societies, and the topic is pastoral nomadism. So before starting with this chapter, that is chapter number 1, I want to tell you that this chapter will be in 3 to 4 parts, and this is our second part related to chapter number 1. And let's start with this topic, pastoral nomadism. So as we know that pastoral nomadism जो होता है वो लास्ट 5 to 10 years में रिपीटेडली लगातार एटलीस्ट 10 मार्कर में ज़रूर आता है. एंड ऑल्सो मैंने ये जो स्क्रीनशॉट लगाया है दैट इज़ ऑफ 2024 जून एग्ज़ाम. एंड ऑल्सो आप असाइनमेंट अगर देखेंगे, आपने असाइनमेंट बनाए होंगे TEE 2024 के लिए. सो वो जो असाइनमेंट है उसमें भी 10 मार्कर में ये क्वेश्चन पेस्टोरल नोमैडिज्म आया हुआ है आपका यूनिट 1 में. ओके, सो हमारे फर्स्ट चैप्टर की वैल्यू को देखते हुए हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं दैट 20 to 30 मार्क्स के क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं चैप्टर 1 से. सो चैप्टर 1 बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है सो दैट 30 मार्क्स तो आपके हाथों में हो, मुट्ठी में हो. एटलीस्ट आप 30 मार्क्स तो फुल मार्क्स लाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है हिस्ट्री में, बट येस 25 to 27 मार्क्स लाना ईजी है. एटलीस्ट 25 मार्क्स तो आसानी से आ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक. प्लीज़ इसको आखिर तक देखिए सो दैट आप अपने 10 मार्क्स को इंश्योर कर सकें. सो पेस्टोरल नोमैडिज्म, आपको ज़रूर आइडिया होगा कि नोमैडिज्म क्या होता है. सो बहुत सारे लोग होते हैं जो आपने देखे होंगे शीप और गोट्स को रखते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन को अपने पास रखते हैं एंड उससे वुल बनाते हैं. कई लोग उसका दूध बेचते हैं पहाड़ी एरियाज़ में. सो उनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि ओरिजिनेट कैसे हुए या फिर इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो क्या हैं एंड इनकी स्टार्टिंग कैसी हुई, या फिर बहुत सारे हमें किंगडम्स मिलते हैं जो कि नोमैडिक थे. सो उनका इवोल्यूशन कब हुआ. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो some hunting gathering communities took up farming and herding of animals, and evidences from West Asia suggest that agriculture and domestication emerged at nearly same period. Some communities preferred herding of animals over agriculture, and the Central Asian steppes consisting of countries like Mongolia, Turkmenistan, Kazakhstan, Azerbaijan, etc. was an area where herding of animals was a dominant form of living until 300 years ago. So, कुछ कम्युनिटीज़ थी हंटिंग गैदरिंग वाले पीरियड में जिन्होंने फार्मिंग एंड हर्डिंग ऑफ एनिमल्स को चूज़ किया एंड दे स्टार्टेड डूइंग दैट. ठीक है. सो जो एविडेंसेस मिले हैं हमें वेस्ट एशिया से वो इन चीज़ों को सजेस्ट करते हैं कि जो ये हर्डिंग ऑफ एनिमल्स था और ये जो एग्रीकल्चर था वो समवॉट सेम पीरियड में शुरू हुआ. लेकिन कुछ कम्युनिटीज़ थी उन्होंने हर्डिंग ऑफ एनिमल्स को एग्रीकल्चर से ज़्यादा प्रेफर किया एंड जो एरियाज़ थे वो थे हमारे सेंट्रल एशियन स्टेपीज़ के. सो कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं वहाँ पे. सो दैट इज़ मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान एट्सेट्रा, जहाँ पे लोगों ने हर्डिंग ऑफ एनिमल्स को अपना एक डोमिनेंट फॉर्म ऑफ लिविंग यानी कि जो रेगुलर बेसिस पे यूजुअली किया करते थे को चूज़ किया. और हमें जो मेसोलिथिक पीरियड है उससे उससे हमें क्या पता लगा था कि लोगों ने मेसोलिथिक पीरियड में डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग्स एंड पिग्स एंड हॉर्सेस को शुरू कर दिया था. लेकिन कैटल, शीप एंड गोट को लाइवलीहुड में इम्पोज करना एंड उसको शुरू करना एक डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न लाइवलीहुड पर डालता है. ठीक है. एंड पेस्ट्रोलिज्म एक अलग तरीके का लाइफस्टाइल पैटर्न उसके लिए चाहिए होता है. लेकिन अब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एक अलग तरीके की लाइफस्टाइल पैटर्न उनके में रिफ्लेक्ट करेगी. सो क्या होता था हंटिंग गैदरिंग के टाइम पे क्या करते थे ह्यूमंस, दे यूज टू किल देम एंड दे यूज टू कंज्यूम देम इमिडिएटली. वो उसका वेट नहीं करते थे कि हम उसको बाद में खाएंगे क्योंकि वो उसको स्टोर नहीं कर सकते थे. राइट. लेकिन अब क्या हुआ था जब वो रियर करने लग गए थे, जब उनको डोमेस्टिकेट करने लग गए थे एनिमल्स को. सो एक तरीके से जो हर्डिंग क्या काम करता है, एक तरीके से वॉकिंग पेंट्री की तरह काम करता है. पेंट्री मीन्स कि एक तरीके से आपके पास एक फूड है जिसको आप अपने साथ में लेके घूम रहे हैं एंड जब भी आपको ज़रूरत लगे आप स्कार्सिटी में उन्हें कंज्यूम कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन जो एग्रीकल्चरलिस्ट थे
वो क्या होते थे, वो जनरली एक जगह सेटल्ड होते थे विलेजेस में या कम्युनिटीज़ में, या फिर अपने लैंड के पास में। क्यों? क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो ऐसे यू नो कि ये 2-3 महीने का प्रोसेस होता है। पहले आप सॉइल प्रिपेयर करेंगे, फिर उसके बाद से आप सीड्स डालेंगे, देन आप उसकी देखभाल करेंगे, जो भी है आपको इरिगेशन करना पड़ेगा। लेकिन पेस्टरलिस्ट का क्या था, वो अपने साथ में हर्डिंग करते थे एंड अपने साथ में बहुत सारे एनिमल्स को कैरी करते थे। सो फॉर दैट मैटर उनको पास्चर्स की ज़रूरत होती थी फ्रिक्वेंटली। जब वहाँ पे पास्चर में खाने की चीज़ें उनके हर्डिंग के लिए ख़त्म हो जा रहा है, मान लो एनिमल्स खाने के लिए ग्रासेस वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है कि इन सर्च ऑफ पास्चर्स दे विल मूव। ठीक है। एंड हिस्टोरिकली जो नोमैडिक पीपल थे वो ग्रासी प्लेन्स में ही रहते थे। वो क्यों रहते होंगे? क्योंकि उनके जो हर्ड्स थे उनको फ्रिक्वेंटली उनके लिए उनको फूड चाहिए, है ना। और उनको सब्सिस्टेंस के लिए उनको जो ग्रासेस हैं वो एक एरिया में अगर वो रहेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। एंड फॉर दैट दे यूज टू मूव फ्रिक्वेंटली। सो कौन कौन से एरियाज थे हिस्टोरिकली नोमैडिक पीपल के लिए? सो दीज वर एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका। सो आप इसको 3A के तरीके से याद कर सकते हैं। ओके, देन pastoral nomadism varied according to the type of domesticated animals chosen as the primary source of livelihood. So as we know कि domestication हम किस चीज़ का कर रहे हैं उस पर हमारा livelihood कैसा होगा डिपेंड करेगा। Okay, so let's start with cattle herders, horse nomads and others. So there were varieties of nomadic people, जो कि कोई cattle को herd करता था, कोई horse nomads थे, या फिर कोई आपको reindeer के भी मिलेंगे एग्जाम्पल्स। ओके, सो पहले हम शुरू कर रहे हैं कैटल हर्डर्स के बारे में। ठीक है, तो गोट, शीप एंड कैटल हर्डिंग जो थी, दिस वाज कॉमन इन वेस्ट एंड साउथ एशिया एंड थ्रू आउट द प्लेन्स ऑफ सदर्न एंड ईस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, ऑल्सो कैटल बिकेम द बेसिस ऑफ वेल्थ फॉर मैनी वॉरियर डोमिनेटेड सोसाइटीज़। ऐसा उन्हें इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो उनका वेलोर था, जो उनका करेज था, जो उनके फिजिकल अपीयरेंस थी, वो वॉरियर्स की तरह दिखाई देती थी। एंड हिटीज, अर्ली ग्रीक्स एंड आर्यंस जो थे, हमने सुन रखा है इनके सबके नाम। सो व्हाट वर दे? सो दे वर द हॉर्स नॉमेड। एंड द अर्लीस्ट हॉर्स नॉमेड्स जो थे वो सिर्फ उनको राइड नहीं करते थे, बल्कि उनका यूज़ वो इसलिए करते थे ताकि वो वॉर्स में उनको एज अ चैरिट यूज़ कर सके। सो नेक्स्ट इज़ reindeer herding as a form of pastoral nomadism may have developed even before herds were kept on Eurasian steppes. So Eurasian steppes पे जो herding के से पहले उससे भी पहले से reindeer herding की जाती थी, जो कि एक सेमी डोमेस्टिकेशन होता है और एक स्पेसिफिक एरिया में ही किया जा सकता है, क्योंकि उनको नेचुरली आप एक स्पेसिफाइड जगह में नहीं रख सकते हो हिरन को, हो ना। वो अपने नेचुरल हैबिटेट में ही रहना पसंद करते हैं। ओके, सो दीज कम्युनिटीज़ वर एट डिस्टेंस फ्रॉम द मेन सेंटर्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस। और ये जो हमारे पेस्टोरल नोमैडिस पीपल होते थे वो क्या होते थे? सो ये जो हमारे मेन सेंटर्स होते थे, जो सिविलाइजेशन जो एग्जिस्ट करती थी उनसे थोड़ा डिस्टेंस में ही रहना प्रेफर करते थे। लाइक दे यूज टू लिव इन द, मतलब जहाँ पे लोग एग्जिस्ट ना करते हों, ये वहाँ पर रहना ज़्यादा प्रेफर करते थे एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे civilization grow कर रही हो। ओके, सो नेक्स्ट इज़ कैमल नोमैडिज्म। सो इन अरेबिया एंड द एरियाज अराउंड द सूडान इन अफ्रीका, कैमल नोमैडिज्म बिकेम कॉमन इन अर्ली सेंचुरीज ऑफ क्रिश्चियन एरा। और जो ये हमारे जो कैमल नोमैडिज्म थे, ये ट्रेड रूट्स को भी क्या करते थे? कंट्रोल करते थे। सो जो भी ट्रेड रूट ग्रेट सहारान में और या फिर अरेबियन डिजर्ट में एग्जिस्ट करता था, उस रास्ते पर उसको ये कंट्रोल किया करते थे। ऑल्सो जो भी हर्डिंग करते थे, लाइक जो पेस्टोरल नोमैडिज्म को जो भी एज अ प्रोफेशन फॉलो करते थे, उनके लिए हर्ड्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसेट थी। ठीक है, तो वो उनको मेंटेन करके रखना प्रेफर करते थे। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो बहुत क्रिटिकल हो सकता था उनके सर्वाइवल के लिए। ओके, सो क्योंकि ये जो एनिमल्स थे वो उनको सप्लाई किया करते थे फूड विच इज़ मीट एंड मिल्क। ठीक है, एंड जो कैमल्स और हॉर्सेस होते थे और जो ऑक्सन्स होते थे वो क्या करते थे? सो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर उनके सामान को कैरी करके एज अ लोड शिफ्ट करवाने में मदद करते थे। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उनके पास कोई सामान ही ना हो। ठीक है,
वो कुछ तो, अगर वो अपने हर्ड्स को लेके चल रहे हैं, वो एक पास्चर से दूसरे पास्चर पे बार बार शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो अपने सर्वाइवल के लिए या फिर अपने क्लोथ्स या फिर कुछ तो अपने पास कैरी करते होंगे ना, लाइक उनकी फैमिलीज़ होंगी, उनके बच्चे होंगे, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करते थे, सो दे यूज टू मेंटेन देयर हर्ट्स। ओके, देन नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कशन करेंगे कि जो मॉडर्न स्टडीज़ हैं नोमैडिक ग्रुप्स पे, ठीक है, वो जब एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ के कांटेक्ट में आई तो क्या डायनामिक्स चेंज हुए, या फिर क्या रिफ्लेक्ट करती है कि उनके पेस्टोरल सोसाइटीज़ में क्या चेंजेस आए, या फिर वो कैसे रिएक्ट करते थे कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस में। ओके, सो ऐसा बोला जाता है कि जितने भी जो भी नोमैड पुअर होता था वो ही एक ट्रू नॉमेड होता था। क्यों? क्योंकि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट करते रहते थे। और आप एक बात बताइए, अगर आपके पास बहुत सारा वेल्थ है तो क्या आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर पाएंगे? क्या आपके पास इतने लोड को कैरी करने के लिए, है ना, इतना आसान हो सकता है कि हम उसको कैरी करें, एक प्लेस टू दूसरे प्लेस हम शिफ्ट करते रहें और ये हमारे लिए बहुत ईजी हो? इसी वजह से जो वेल्थ था उनके लिए एक तरीके से बर्डन था। क्यों? क्योंकि उनके पास वही सामान होना चाहिए जो कि ईज़ी टू कैरी हो, जो लाइट वेट हो, सो दैट वो शाम के टाइम पे उसको सेटअप करें किसी एरिया में, देन वहाँ पे जब नेक्स्ट मॉर्निंग हो दोबारा से उसको पैक करें एंड देन वहाँ से वो शिफ्ट हो जाएं। ओके, एंड अगर मान लो कि अगर हर्ड्स की जो संख्या है वो बढ़ गई, ठीक है, तो उससे भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लाइक क्योंकि वो ग्रेजिंग करते थे हर्ड्स, ठीक है, तो अगर एक ही एरिया में वो ज़्यादा दिनों तक रहेंगे तो वहाँ की जो भी हमारी जो ग्रासेस होंगी वो वहाँ से ख़त्म हो जाएंगी, राइट। तो वो किस पे सर्वाइव करेंगे, राइट। तो ये उनके लिए जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ऑल्सो बहुत ज़्यादा अगर हर्डर्स हैं तो मूवमेंट को भी हैम्पर करेंगे। क्यों? क्योंकि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए जो मोबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, वो कम हो जाएगी, ठीक है। और पेस्टोरल नोमैडिज्म के लिए क्या ज़रूरी होता है? सो पेस्टोरल नोमैडिज्म को फॉलो करने के लिए जो मोबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज़ वाई जब उनके पास बहुत ज़्यादा संख्या में एनिमल्स या फिर सामान हो जाता था तो दे यूज़ टू एक्सचेंज इट विद सम अदर गुड्स। जो भी उनको रिक्वायरमेंट होती थी उससे वो अपने हर्ड्स को एक्सचेंज कर देते थे, चाहे वो वेल्थ ले लें उससे या फिर कुछ खाने पीने के सामान की अगर उनको ज़रूरत है तो वो उसमें एक्सचेंज कर लिया करते थे। ओके, और अगर मान लो इफ़ दे एक्वायर वेल्थ, लाइक उन पे बहुत ज़्यादा वेल्थ आ गया, उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स को मान लो बेच दिया, या फिर वो धीरे धीरे, अगर वो ऑब्वियस सी बात है, एक प्लेस अगर वो ट्रेड रूट्स को भी कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि वो बिज़नेस भी करते थे, राइट। तो अगर मान लो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो जा रहे हैं और उनके पास बहुत सारा वेल्थ हो गया तो थोड़ा ट्रैवलिंग में भी इशू होगा। तो क्या होता था कि जिसके पास भी ज़्यादा वेल्थ होता था दे वर फोर्स्ड टू सेटल डाउन। ओके, और हर्ड्स ऑफ शीप और गोट जो होते हैं ना, अगर आप एक चीज़ आपको पता होगी कि ये बहुत ही प्रोन होते हैं इन्फेक्शंस के, एंड सडनली ये हो सकता है कि एक साथ ही बहुत सारे हमारे कैटल या फिर शीप गोट एक साथ ही उनकी डेथ हो जाए। ओके, सो ऐसी सिचुएशन उनके साथ होती थी कि एक दिन वो उठे एंड उनको दिख रहा है कि उनके पास कोई भी हर्ड या फिर एनिमल जिसको भी वो अपने साथ रख रहे थे वो नहीं है। तो अब वो क्या होगा? तो इससे क्या होता था कि ये सिचुएशन अराइज हो जाती थी कि सर्वाइवल के लिए, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि जब जान पे पड़ आती है तो इंसान नियर बाय अगर किसी के पास रिसोर्सेज है तो वो अटैक कर देता है। सो उस टाइम पे तो इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे कि वो जाके कहीं पे जॉब कर लें, है ना। अभी तो फिर भी सर्वाइवल के लिए हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो ये क्या होता था, पेस्टोरल नोमैडिज्म में जब भी ऐसी सिचुएशन अराइज होती थी कि उनके हर्ड्स अचानक से ही बहुत कम जनसंख्या में हो गए, या फिर सबकी डेथ हो गई, या फिर कोई भी हार्श सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो वो क्या करते थे, जितने भी जो आसपास जो भी उनको सेटल्ड कम्युनिटीज़ दिखती थी या फिर नेबरिंग पेस्टोरल होते थे जो जो जिनसे उन्हें कुछ मिल सकता था, वो उस पर अटैक कर देते थे। ओके, एंड अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा कि वो कहाँ पे कि सबसे पहले जो पेस्टोरल नोमैडिज्म था वो शुरू कहाँ पे हुआ, हमें कहाँ से एविडेंसेस मिलते हैं। देन हमने पढ़ा कि किस टाइप्स की पेस्टोरल नोमैडिज्म होते हैं, किस टाइप की कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं और वो कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे, ठीक है। नाउ जब हम पेस्टोरल कम्युनिटीज़ के कैरेक्टराइजेशन की बात करें कि उनके फैमिली टाइज कैसे थे, सो जो उनके जो मेल्स थे वो एक दूसरे से क्या होते थे, सो दे वर टाइड बाय द लॉयल्टी एंड फिजिकली दे वर वेरी वेलोर, मतलब बहुत ही फिजिकली देवर, जैसे लंबे चौड़े बोलते हैं ना हम, कि देवर वेरी फिट एंड करेजियस एंड दे हैड द मोस्ट
वैल्यूड अट्रीब्यूट्स, लाइक वो एक दूसरे के फैमिलीज़ में टाइज ऑफ लॉयलिटी के मतलब ये कि एक दूसरे पे अनटिल अनलेस वो एक दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है, एक दूसरे से लॉयल रहेंगे. ऑल्सो सो देयर वर फ्यू कंसेंसस फ्रॉम द स्कॉलर्स. वो ये इन चीज़ों को बिलीव करते हैं कि जो अर्ली स्टेट्स थी वो नोमैडिक ग्रुप्स से ही इमर्ज हुई हैं, जिन्होंने क्या किया था, उन्होंने एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ पे कनकर करा था और वहाँ पे अर्ली स्टेट फॉर्मेशन किया था. सो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जिसमें पहला एग्जांपल है कि जो मेसोपोटामियन लिटरेचर है वो इस चीज़ को रेफ़र करता है कि जो नोमैडिक ग्रुप्स थे उन्होंने किंगडम फॉर्मेशंस करी थी. देन द नेक्स्ट इज़ कि जो अर्ली ग्रीक्स थे और जो आर्यंस थे, दे वर द नोमैडिक ग्रुप्स, एंड उन्होंने ग्रीस और इंडिया के नेचर ऑफ सिविलाइजेशन में को शेप करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. देन द थर्ड इज़ द हुनास, द मोस्ट फेमस लीडर जिनके चंगेज़ खान थे. द हुनास डिस्ट्रॉयड द रोमन एम्पायर एंड द इंडियन किंगडम्स इन 4 to 5 centuries. सो फ्रॉम ऑल ऑफ दिस वी कैन कंक्लूड कि अगर हम लॉन्ग रन में देखें कि किसी इंस्टीट्यूशन को अगर लॉन्ग रन में हमें मतलब उसको फिक्स करना है, रन कराना है, सो हमें एक जगह स्टेबल होके रहना पड़ेगा. लेकिन हम इस चीज़ को भी डिनाई नहीं कर सकते कि कुछ ग्रुप्स थी, कुछ कम्युनिटीज़ थी पेस्टोरल नोमैड्स में, जो कि हिस्ट्री में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं. ओके, सो फ्रॉम ऑल ऑफ दिस वी कैन कंक्लूड, even though to produce lasting institution has given agriculturalists advantage over nomadic groups, however the impact of pastoral nomads has been significant in history. So यहाँ पे हमारा जो ये टॉपिक है pastoral nomadism वो पूरा ख़त्म होता है. And this was our second video. The third video will come I think day after tomorrow, or it can come on tomorrow, but मोस्ट प्रोबेबली इट विल कम ऑन डे आफ्टर टुमारो. सो अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो प्लीज़ शेयर इट एंड लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. एंड थैंक यू सो मच. अगर आपको कोई भी रिकमेंडेशन या फिर कोई भी सजेशन देना है तो आप कमेंट में दे सकते हैं.